प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष विश्व इतिहास, जिसका टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण और महत्व। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत ही विस्तृत है। आधुनिक युग में भौगोलिक अनुसंधान के लिए समुद्री यात्राओं को पुर्तगाली शासक हेनरी दी नेविगेटर ने सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। सन 1492 में स्पेन की महारानी इसाबेला के प्रोत्साहन से इतालवी नाविक कोलंबस ने प्रशांत महासागर को पार कर एशिया पहुंचने के लिए यात्रा प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप वह एशिया के स्थान पर अमेरिका पहुंच गया। इस द्वीप को कोलंबस ने भारत समझकर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस का नाम दिया। कोलंबस ने अपनी यह यात्रा एक छोटी, जिसका नाम था नाओ, स्पेनिश भाषा के इस शब्द का अर्थ है भारी जहाज, तथा दो हल्के जहाज़ों जिसका नाम था पिंटा और नीना के साथ प्रारंभ की थी। इस प्रकार ये सवाल कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है और विद्यार्थियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नावों का नाम याद रखना चाहिए। पुर्तगाल की सहायता प्राप्त कर एक अन्य इतालवी नाविक अमरीको वेस्पुसी भी 1501 में अमेरिका गया। उसने अपने यात्रा संस्मरणों में यह बताया कि वह एशिया महाद्वीप के स्थान पर एक नए महाद्वीप जिसका नाम नई दुनिया जा पहुंचा। उसके संस्मरण के आधार पर एक जर्मन भूगोलविद्ता ने विश्व के मानचित्र में अमेरिका की स्थिति निर्धारित करते हुए सन 1507 में इस महाद्वीप का नाम अमेरिका के नाम पर अमेरिका यानी नई दुनिया रखा। बाद में यह सिद्ध हो जाने पर कि वह एक महाद्वीप कोलंबस पहले ही पहुंच चुका था, इस महाद्वीप का नाम अमेरिका ही बना रहा। नई दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश स्पेन था। स्पेन वासियों ने सन 1565 में फ्लोरिडा पर अधिकार कर वहां सेंट ऑगस्टिन नामक बस्ती की स्थापना की। यह बस्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित की गई पहली बस्ती थी। अब है अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियां। सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ ने सन 1583 ईस्वी में सर इम्प्रे गिलबर्ट को उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश बसाने की अनुमति प्रदान की थी। इस हेतु गिलबर्ट ने न्यूफाउंडलैंड के तटीय प्रदेशों में अन्वेषण भी किया, किंतु अमेरिका लौटते समय उसका जहाज डूब गया। सन 1584 में महारानी की आज्ञा से सर वाल्टर रेले ने वर्जीनिया में अमेरिकी बस्ती बसाई। 1607 ईस्वी में जेम्स प्रथम द्वारा लंदन कंपनी और प्लिमथ कंपनी को अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में उपनिवेश बसाने एवं व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। इसके बाद लंदन कंपनी ने सन 1607 में ही कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेज़ों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह भी क्वेश्चंस कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आया है कि अमेरिका में पहली बस्ती कब और किसने बसाई थी, जिसमें वो ब्रिटेन के लोग थे। तो जेम्स टाउन सन 1607 में लंदन कंपनी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित की गई यह पहली अंग्रेज़ बस्ती थी। हालांकि कुछ ही दिनों में 3/4 लोग मर गए थे, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। सन 1733 तक अमेरिका के उत्तर में मैन नदी से दक्षिण में जॉर्जिया तक कुल 13 अंग्रेज उपनिवेश स्थापित हो गए। वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड द्वीप, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, डेलावेयर, न्यू हैम्पशायर और जॉर्जिया,
ये 13 उपनिवेश थे। और आज वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य है। जो पहले 13 थे जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, उस समय से लगाकर आज तक 13 से 50 राज्य बन गए। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित करने में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं दिया था। मैसाचुसेट्स में अंग्रेज बस्ती की स्थापना सन 1629 में प्यूरिटन पादरी नॉन वाइट ने, मैरीलैंड में 1632 में लॉर्ड बाल्टीमोर ने, रोड्स द्वीप में 1637 में रोजर विलियम ने और पेंसिल्वेनिया में सन 1681 में विलियम पेन ने अंग्रेजी बस्ती की स्थापना की। अब है यूरोपीय लोगों के अमेरिका में बसने के कारण। क्या कारण थे, आओ उनको हम जानते हैं। नई दुनिया अमेरिका में अंग्रेज़ लोग अनेक उद्देश्यों से आए थे, किंतु इनका एक प्रमुख कारण था धार्मिक। मैसाचुसेट्स के समीप प्लिमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेजी थे, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जेम्स प्रथम, जो उस समय तत्कालीन इंग्लैंड का सम्राट था, के समय इंग्लैंड से अमेरिका आकर बस गए थे। क्वेकर संप्रदाय के अनुसार विलियम पेन, उसके साथी क्वेकरों ने भी धार्मिक दृष्टि से पेंसिल्वेनिया की स्थापना की। स्टुअर्ट वंश समर्थक कुछ लोग चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध में पराजित होकर राजनीतिक कारणों से अमेरिका चले गए। अब है सप्तवर्षीय युद्ध, जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए थे, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था और उसके क्या क्या परिणाम थे, उनको हम जानते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध सन 1756 से लगाकर 63 ईस्वी तक हुए थे। उपनिवेशों के लिए जो संघर्ष हुआ, उसकी अंतिम कड़ी विश्वव्यापी सप्तवर्षीय युद्ध था, जो मध्य यूरोपीय देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध मूल रूप से प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। प्रसा का साथ इंग्लैंड ने तथा ऑस्ट्रिया का साथ रूस तथा फ्रांस ने दिया। इस युद्ध में अमेरिकन उपनिवेशों ने ब्रिटेन की कोई मदद नहीं की, अपितु कई बार तो उसकी रसद सामग्री लूटकर फ्रांस की सेना को बेच दिया। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया, जिससे अमेरिका में उत्तर में फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया। इस प्रकार जो एकमात्र अंकुश अमेरिका पर था, वह भी अब हट गया। पहले अमेरिकी उपनिवेशों को कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय रहता था और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। सप्तवर्षीय युद्ध में यद्यपि फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड की पराजय हुई, किंतु इंग्लैंड युद्ध काल में हुए खर्चों के कारण रणभार में दब गया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का मानना था कि इंग्लैंड ने यह युद्ध उपनिवेशों की रक्षा के लिए किया था, इसलिए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उपनिवेशों पर कर लगाने का सुझाव दिया गया। बिना सहमति के कर लगाने का उपनिवेशों के लोगों द्वारा विरोध किया गया। अब है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारक यानी कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के संबंध में दो प्रकार के मत प्रचलित रहे हैं। पहला मत चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज़ का है, जिसके अनुसार अमेरिकी क्रांति का आरंभ अंग्रेज़ों व अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य पैदा हुए राजनीतिक मतभेद के कारण हुआ। दूसरा मत चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड ने प्रस्तुत किया था। इस मत के अनुसार ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य व्यापारिक औद्योगिक हितों के संघर्ष ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। बौद्धिक चेतना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख कारण था। शिक्षा के क्षेत्र में सभी उपनिवेशों में सबसे अग्रणी पेंसिल्वेनिया था, जहां क्वेकर समुदाय के द्वारा चर्च की देखरेख में शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। सन 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पहला जो विश्वविद्यालय या कॉलेज था हार्वर्ड था मैसाचुसेट्स, जिसके कैम्ब्रिज नगर में, और सन था 1636 ईस्वी। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज
शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। सन 1707 में बोस्टन से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बोस्टन न्यूज़ लेटर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो समाचार पत्र अमेरिका में प्रकाशित हुआ वो सन 1704 और बोस्टन न्यूज़ लेटर। टॉमस पेन ने जनवरी सन 1775 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कॉमन सेंस, यानी कॉमन सेंस पुस्तक किसकी रचना है? टॉमस पेन की। उसमें स्पष्ट किया है और उन्होंने उल्लेख किया है, यह मानना है कि अमेरिकी महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहेगा, किसी प्रकार से तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसा समझना कि कोई द्वीप सदा ही एक महाद्वीप पर शासन करता रहेगा बिल्कुल असंगत है, यानी ये अन्यायपूर्ण है। कोई द्वीप किसी द्वीप पर कैसे शासन कर सकता है, यह उन्होंने मुद्दा उठाया। उसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका के अनेक अंकों में सिपाहियों के नैतिक बल और देशभक्ति को बढ़ावा दिया, यानी कॉमन सेंस पुस्तक ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। जनवरी सन 1776 में उसने कॉमन सेंस नामक पत्रिका प्रकाशित कर कहा, स्वतंत्र उपनिवेश अच्छा प्रशासन देंगे, ब्रिटिशों को उन पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी अमेरिकियों के हित में था ये। जेम्स ओटिस प्रारंभ में सम्राट का अधिवक्ता था किंतु बाद में अपने पद से त्यागपत्र देकर जनता का समर्थक बन गया। उसने खोज वारंट अधिनियम का विरोध किया तो पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी ने यूं को मैं यह कहकर जान फूंक दी, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यानी ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैट्रिक हेनरी का है और कथन है या तो मुझे स्वतंत्रता दो यानी आज़ादी दो वरना मुझे मृत्यु दो। अमेरिकी स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण यह था कि इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही इस उपनिवेशों के प्रशासन पर अंकुश लगाने या हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अपने निर्माण काल से ही अमेरिकी परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने में स्वतंत्र थे, परंतु जब इंग्लैंड में कई करों को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया तो असंतोष गहरा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन के अनुसार अमेरिकी क्रांति का वास्तविक प्रारंभ 1620 में ही हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। इस क्रांति का तत्कालिक कारण उपनिवेशों पर कुछ अनुचित करों का लगाया जाना था। अब है जो इंग्लैंड के तत्कालीन एक ग्रीनविले नामक व्यक्ति था, उनकी नीति अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कैसे सहायक बनी, आओ हम उसको जानते हैं। ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम पारित किए, जिसमें शुगर एक्ट, जिसको हम मॉलिसेज एक्ट 1764 कहते हैं, और शुगर एक्ट सबसे प्रमुख था। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। जेम्स ओटिस के अनुसार इस कानून के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोच विचार किया जितना उन्होंने संपूर्ण जीवन में नहीं किया था। अब उपनिवेशवासी न तो सस्ती दरों पर डच फ्रांसीसियों से शक्कर खरीद सकते थे और न ही रम बनाने के लिए शीरा ला सकते थे। ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवलियन ने लिखा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। यह भी सवाल कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्रीनविले का कथन, ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया, ये ट्रेवलियन का कथन है क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, यानी हर गतिविधि में उन्होंने इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था ग्रीनविले ने। इससे पूर्व अमेरिका से आने वाली रिपोर्टों को कभी भी महत्व नहीं दिया गया था, ऐसा मानना ट्रेवलियन का था।
इससे पूर्व 1651 ईस्वी के नेविगेशन एक्ट द्वारा इंग्लैंड के ऐसे कानून बनाए जिनसे अंग्रेजी जहाज़ों से सामान लाया और ले जाया जा सके। इस कानूनों में यह भी व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रकार के कच्चे माल जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता है, इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए बिना दूसरे देशों को नहीं ले जाया जा सकता था। ये 9 परिवहन कानून उपनिवेशों में ब्रिटिश एकाधिकार के प्रतीक माने गए। उपनिवेशवासी ग्रीनविले के साथ साथ ब्रिटिश संसद को भी अपना शत्रु मानते थे, जिसकी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय की नीति कार्य कर रही थी। इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जॉर्ज तृतीय का निजी युद्ध भी कहा जाता था। अब है दूसरा जो एक्ट था वो था स्टाम्प एक्ट सन 1765। यह एक्ट सबसे महत्वपूर्ण था और इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था थी कि स्टाम्प अधिनियम के अनुसार सरकारी अदालती स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया गया। यह सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसका अमेरिका में काफ़ी विरोध हुआ और विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक था। अमेरिकी यह मानते थे कि इंग्लैंड की सरकार को बाहरी कर लगाने का अधिकार तो है, परंतु आंतरिक कर केवल स्थानीय मंडल ही लगा सकते हैं। इस कारण अमेरिका में नया नारा उठा और वो नारा ये था, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। अर्थात इंग्लैंड की संसद जिसमें कोई अमेरिकी नहीं बैठता उसे अमेरिका में कर लगाने का अधिकार नहीं है। उपनिवेशवासियों का कहना था कि उनका वैधानिक संबंध सम्राट से हैं। यदि सम्राट को किसी उपनिवेश से धन की आवश्यकता है तो वे दे सकते हैं, किंतु ब्रिटिश संसद को यह अधिकार नहीं है। यद्यपि उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु स्टाम्प एक्ट ने बिजली की तेज़ी से इन्हें एक कर दिया। इस एक्ट का विरोध करने के लिए अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन बने। स्वतंत्रता के पुत्र नामक संगठन के नेतृत्व में लोगों ने स्टाम्प बेचने वाले एजेंटों को घेर कर उन्हें इस्तीफा देने अथवा भाग जाने के लिए बाध्य किया। बॉस्टन के चीफ जस्टिस थॉमस हचिसन के घर को उग्र भीड़ ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वर्जीनिया के हेनरी वर्गीस ने घोषणा की कि कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधि के सिवा किसी को नहीं है। ग्रीनविले द्वारा उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट के अतिरिक्त करेंसी एक्ट यानी 1764 में और क्वार्टरिंग एक्ट थे, ये मुख्य थे। करेंसी एक्ट के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी तथा कागजी मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें केवल अंग्रेजी मुद्रा का ही प्रयोग हो सके। क्वार्टरिंग एक्ट द्वारा अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रख रखाव के खर्च का कुछ अंश उपनिवेशों के लिए उठाना आवश्यक कर दिया गया। 1763 ईस्वी के बाद इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के मध्य बढ़ते हुए मतभेदों को देखते हुए इंग्लैंड ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 10,000 सैनिकों की एक सेना बनाने का निर्णय लिया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले का अनुमान था कि इस आय से अमेरिका में रखी गई सेना का 1/3 व्यय पूरा हो सकेगा, यानी इन टैक्स से, क्वार्टरिंग टैक्स से। इस प्रकार अमेरिका में ये कर लगाना इंग्लैंड का एक ऐसा कदम था जिससे अमेरिका को जगह दिया। और इसके बाद हम अमेरिका में क्रांति का स्वरूप और उसके परिणाम पढ़ेंगे। रॉकिंघम की घोषणा को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।